आपको लिए चलते हैं जहां सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके साथ जेजेपी के नेता भाई केसी बांगड़ जी, पूर्व विधायक पदम दहिया जी, जेजेपी के पिछली बार के चुनाव के प्रत्याशी रहे भूपेंद्र मलिक जी, और इस बड़ौदा उपचुनाव के प्रभारी मंत्री जेपी दलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहन कौशिक जी भी हमारे बीच में हैं। मैं सभी छायाकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि फ्रेम सेट करके अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। सभी के पास जब प्रश्न पूछने की बारी होगी तो आपको कार्डलेस दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस का शुभारंभ। हमारे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेतागण, उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज मुझे लगता है कि गोहाना में पहली बार इस प्रकार की एक पत्रकार वार्ता इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए। आपका स्वागत। पत्रकार वार्ता शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं उस दिवंगत नेता को, जो परसों जिनका निधन हुआ, हमारे केंद्र सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, उनको अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज विशेष तौर पर जैसा हमको मालूम है कि बाय इलेक्शन बड़ौदा का उसकी तिथि निश्चित हो चुकी है। कुछ बातें उस चुनाव के संबंध में या आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उसके हिसाब से इस पत्रकार वार्ता को पूरा करेंगे। पहला विषय ये है, हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा, और ये बात कल हमने दोनों पार्टियों की मीटिंग करके की है, तो उसकी जानकारी भले ही पहले आपको कल हो गई होगी, तो भी मैं उस बात को दोहरा। मित्रों, इस देश में आजादी के बाद अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं। प्रदेश की सरकार के नाते इस हलके में भी इन 66 के बाद लगभग 53-54 वर्ष हो गए हैं, और कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के ही विधायक अब हम जब चुनाव में जाएंगे, हम उनसे 2 वर्ष का हिसाब करेंगे। हम 4 वर्ष में क्या करें, पहले से हमने दी है, बल्कि जब से यहाँ के विधायक मैं के लिए आया था, तो मैंने उस दिन ये घोषणा की थी कि यहाँ लोग अब ऐसा न समझे कि हमारा विधायक नहीं, देश के मुख्य, जब तक नया चुनाव होकर के विधायक नहीं चुना जाएगा तब तक मुझे अपना विधायक समझ लें। विभाग ने यहाँ शुरू किए,
और बड़ी विकास के मैं नेता गोविंद हुड्डा को इस बात का देना कि चुनाव से कि जब उनके विधायक ने इतने समय तक आज तक यहाँ की चिंता नहीं की, तो उसके बाद जब मैंने घोषित किया कि मैं तब तक यहाँ का विधायक हूं जब तक नया नहीं चुना जाता, तो ये काम कराना हमारा फर्ज है, हमने कराया है। और निश्चित रूप से जनता को ये हम बताएंगे भी, ये मैसेज भी देंगे कि यहाँ का विधायक कैसा होना चाहिए, आपको काम कराने वाला चाहिए या निष्क्रिय चाहिए। अगर आपको काम कराने वाला विधायक चाहिए तो 4 साल में आप उसकी पहचान करके ऐसा ही विधायक चुने जो आपके कामों को इस गति से करा सके। और हमने कोई आउट ऑफ वे जा करके बड़े काम करा दिए, ऐसा नहीं है। हमने यहां जो पहले काम नहीं हो रहे थे उन कामों को ही कराया है। और यहां जितना पैसा इन 5 वर्षों में हमने लगाया है, उसके अंदर पिछले 4 वर्ष में चूंकि यहां का कोई रिस्पॉन्स था नहीं, या 5 वर्ष कह लें, 6ठा वर्ष है, तो उसकी जो कमी थी वो हमने पूरी करते हुए यहां ज्यादा पैसा जरूर लगा होगा। और यहां कुल मिलाकर के अगर 6 साल का मैं हिसाब आपको बताऊं तो यहां लगभग 550 करोड़ रुपया अब आकर के पूरे हुए हैं। बाकी विधानसभाओं में भी इतने इतने पैसे लगे हैं, कहीं 400 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं 600 करोड़, कहीं 700 करोड़। अगर मैं आपको 5-7 विधानसभाओं का अलग अलग इलाके में हिसाब बताऊं तो मुझे आज हिसाब उन्होंने भेजा है। लाडवा में 602 करोड़, अटेली में 760 करोड़, नहीं असंध में 760 करोड़, अटेली में 602, लाडवा 515, नारनौद में 700 करोड़, सफीदों में 699 करोड़। तो इस प्रकार से 400 से 600, 650 करोड़ ये ग्रामीण क्षेत्र की कंस्टिट्यूएंसी मैंने बताई है सारी, ये सब जगह हमने लगाया है। लेकिन यहां अगर कोई कमी रही उसको हमने कुछ पूरा किया, कुछ और आगे पूरा कराएंगे। विकास के काम में यहां पर अगर ये लोग करते विकास का काम तो हमको फिर अचानक ये जरूरत नहीं पड़ती। आखिर चाहे उसको कह रहे हैं चुनावी जुमला है, इस चुनावी जुमले को इनको मौका किसी ने दिया? इन्होंने दिया ना। आखिर यहाँ की सड़कें, यहाँ बिजली के सारे जितने लोगों के काम थे वो हमने पूरे किए, नहरी जितने काम थे वो हमने पूरे किए। यहाँ के 2-2 कॉलेज हमने खोलने की घोषणा की है, या हमने कॉलेज की बात की है, या हमने हैफेड की राइस मिल लगाने की बात की है, या हमने IMT की बात की है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। अगर ये सारे काम इस समय वो करा देते, वो तो चीजों को घुमाते रहे, बिल्डिंग बना करके और छोड़ दी। भैंसवाल कला की बिल्डिंग जिसमें कॉलेज हमने घोषणा की, हो तो पहले से बनी हुई है, तो कॉलेज चलाने में क्या दिक्कत थी उनको? तो कितने ही कामों को अधूरा छोड़ा हुआ उन्होंने। इस इलाके में केवल वो एक ही बात कहते रहे कि ये मेरी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, बड़ौदा और कलोई ये तो 2 आंखें हैं बराबर की। अरे 2 बराबर की आंखें हैं तो एक से ज्यादा देखना और दूसरे पर चस्पा लगा देना, ये किसने कहा था? कलोई जैसे काम यहां भी तो कर लेते। तो इसलिए जब ये सारा विषय आया तो हमने इन कामों की ओर ध्यान दिया है। अब यहां चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, सड़कें हो, IMT हो, जितने काम शुरू हो गए हैं वो तो पूरे होंगे। लेकिन अपने को पता है कि चुनाव जब तक संपन्न नहीं होता तब तक अब नए काम का कोई टेंडर तो संभव नहीं है, वो उसके तुरंत बाद होंगे। और हम, जो कि हमारा 6 साल का जो रिकॉर्ड है, हमने जो कहा है वो किया है, जो नहीं कर सकते वो कभी नहीं किया, कहा ही नहीं उसको। ये मेरी रिकॉर्ड है हमारा। जो हमने यहां कहा है उसको पूरा करना ही हमारा काम है। इस प्रकार से एक नेशनल हाईवे हमारे सांसद महोदय ने ध्यान कराया है कि
कि सोनीपत गोहाना जींद, ये ग्रीन हाईवे, पूरा बराबर, हाँ, ये जो नेशनल हाईवे निकलेगा ये 2500 करोड़ रुपए का काम शुरू हो गया। इसका काम शुरू हो चुका है। और एक वो जो अमृतसर वाला वो अलग है, वो भी है, इनसे हाँ, ऊपर है, वो भी एक नया हाईवे जो कुंडली से शुरू होगा और अमृतसर तक एक्सप्रेस हाईवे वो निकलने वाला है। उसकी अलाइनमेंट भी कमोबेश इसी इलाके से होकर निकलने वाली है। खुदा से ऊपर से हाँ, यहाँ से जींद से आगे नरवाना के पास से होते हुए और सीधा अमृतसर जा करके वो मिलने वाला है। अमृतसर से जम्मू है। उस हाईवे के बनने के बाद जो लोग जम्मू जाते हैं, आज जिनको 12 घंटे 13 घंटे लगते हैं, वो 8 घंटे में जम्मू पहुंचने की स्थिति उनकी बनेगी। अरे कटरा वाला हाईवे जो उधर से आ रहा है ना, कि महेंद्रगढ़ से उधर से, वो है नेशनल 152D है, हाँ, वो है इस्माइलाबाद से और नारनौल, लेकिन वो यहाँ से ना जींद की उरली साइड, हाँ, यहाँ इसका बॉर्डर टच करेगा, बॉर्डर टच करेगा। तो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय हैं वो सारे भी चल रहे हैं। कांग्रेस हमेशा एक हवा दिखाने वाली पार्टी रही है कि जैसे अभी किसानों को के 3 जो बिल बन गए हैं, ये आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, मंडियां खत्म हो जाएंगी, MSP खत्म हो जाएगा, आपके फसल को लूट लेंगे। ये लुटियन में रहने वाले लूट के अलावा बात ही नहीं करते। इनको जमीनी हकीकत पता नहीं है। जिस MSP के हटाने की उन्होंने बात की, अभी लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट, ये सब उसी MSP पर हो रही है और इनकी सरकारों से अच्छी हो रही है। हमें तो बल्कि एक और मेहनत करनी पड़ रही है कि राजस्थान के बाजरे का व्यापारी या किसान वहां से हमारे यहाँ बाजरा ना लेकर के आ सके। उसका कारण वहां वो 1300 रुपए में आज भी बिक रहा है। दूसरी लाइन में लगवा लो कुछ, दूसरी लाइन में लगवा लो पीछे को लाइन। वहां 1300 रुपए बाजरा आज भी बिक रहा है। हम 2150 रुपए बाजरा हम खरीद रहे हैं और अपने हरियाणा के किसान को कहा है एक एक दाना बाजरे का हम खरीदेंगे। क्या पंजाब में और राजस्थान में ये खरीद नहीं सकते क्या? जब हम किसान का जो ये घाटा है वो देने के लिए तैयार हैं, तो वो अपने प्रदेश के घाटे को क्यों नहीं देते हैं? और हमको ये पता है कि राजस्थान के किसानों का लगभग 50,000 मीट्रिक टन नहीं क्विंटल, मीट्रिक टन है क्विंटल है, लेकिन इतना वो स्मगल हो रहा है, आ गया है। शिकायतें मिल रही हैं कि सारा बाजरा नहीं खरीद रहे। हम केवल अपने किसान का खरीदेंगे। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये पोर्टल बनाया है, केवल इसीलिए बनाया कि यहाँ का किसान उसको रजिस्टर करे। कुछ जगह शिकायत मिल रही है कि वो रजिस्टर नहीं करा सके, कहीं अनजाने में नहीं कराया, गफलत में नहीं कराया, क्या जरूरत है। अब उनको भी ध्यान में आ रहा है कि अगर नहीं कराया तो ये 1300 रुपये बिकेगा, कराया तो 2150 में बिकेगा। लेकिन अपने किसान को मौका देंगे कि वो अपनी फर्द ले आए और उस फर्द के हिसाब से जो उसकी गिरदावरी हुई है उसके हिसाब से अगर सिद्ध हो जाता है। हमारे पास भी सैटेलाइट के चित्र सारे हैं। अब हम सैटेलाइट के चित्र भी कराने लग गए हैं कि किस किसान ने क्या फसल बोई है। एक तो गिरदावरी होती है, एक हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी उसका जा करके वेरीफाई करता है, और फिर सैटेलाइट है। 3 प्रकार से देखा जाता है कि भाई किसान ने क्या बोया हुआ है, जिसका सिद्ध हो जाएगा कि बाजरा उसका खेत का है, उसने बोया, उसका सबका लिया जाएगा, एक एक दाना लिया जाएगा। लेकिन कोई गलती से या लालच से पंजाब की चीज को, राजस्थान की चीज को हमारे यहाँ के बेचना चाहेगा, हम नहीं खरीदेंगे। हमने मक्का भी शुरू कर दिया है कि मक्का भी हम MSP पर खरीदेंगे। कपास खरीदी जा रही है। अगर ये कपास ना खरीदी जाती तो बाजार में ये 3,500 बिकती और हमारा MSP का रेट है 5700 रुपया। तो ये 1,500-2 हजार रुपये का लाभ ये किसान को पहुंच रहा है। मेरा किसानों से आपके माध्यम से निवेदन है कि एक बार अगर उनका कोई जानकार पंजाब में या राजस्थान में हो, जरा उन किसानों से फोन करके पूछ तो ले कि आपके यहाँ बाजरे का क्या हाल है, आपके यहाँ सरसों का क्या हाल रहा था पहले जब सरसों बिकी थी, आज कपास का क्या हाल है, मक्के का क्या हाल है।
वो आपको बता देंगे कि वहां क्या हालत, बुरी हालत है। हम तो 70 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है हरियाणा की। एक समय ऐसा करेंगे कि 70 लाख एकड़ का ट्रैकिंग करेंगे कि किसने क्या बोया है। खाली भी अगर है वो भी दर्ज कराएंगे भी मेरी खाली है, उसका भी दुरुपयोग ना हो सके। और एक एक का घर से दाना दाना मंगा करके खरीदने का हमारी योजना है, हमारा सिस्टम है। आज हम टेक्निकल अपने सारे सिस्टम्स को यूज करते हुए किसान को बहुत लाभ दे रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान की आय डबल करनी है तो डबल इन्हीं चीजों में से होगी। और एक बड़ा विषय हमने जो निर्णय लिया, हो सकता है हमारे जो आड़ती भाई हैं वो उस नहीं उनको ये बात रास आ रही होगी, और वो है डायरेक्ट पेमेंट। कि किसान जो डायरेक्ट पेमेंट लेंगे उनको सीधी पेमेंट दी जाएगी। इस बार हमने वो भी ऑप्शन पूछने शुरू की है। 3,20,000 धान के किसान हैं, जिनमें से 1,22,000 ने कहा है कि हमें आड़ती के थ्रू दी जाए। वो आड़ती के थ्रू देंगे, बाकी सबको डायरेक्ट देंगे। सीधा उसके बाद जाने के बाद वो अपने पैसे का अपना उपयोग ठीक से कर सकता है, कहां देना है कहां नहीं देना है। उसका ब्याज बचता है, 22-24% ब्याज उसके ऊपर पड़ता है, वो उसको बचेगा। और अगर उसको मानो पैसा कम पड़ जाए और ऋण लेना भी है तो हम कोऑपरेटिव बैंक से दिला करके 0% इंटरेस्ट पर उसको ब्याज दिलाएंगे, यानी ऋण दिलाएंगे। 0% इंटरेस्ट पर ऋण दिलाएंगे, सॉफ्ट लोन। लेकिन उसी को जो बाकी जगह से लेन देन छोड़ करके और केवल बैंक से लेगा, ताकि उसकी आमदन बढ़े। इस प्रकार से प्रोक्योरमेंट का जहां तक विषय है, एमएसपी प्रोक्योरमेंट, पैडी, ये ठीक है कि शुरू में 4-5 दिन ये तकलीफ आई है, क्योंकि सिस्टम्स नए होते हैं तो उसमें कुछ टीदिंग प्रॉब्लम जिनको कहते हैं वो आती है, तो आई है। लेकिन सब ठीक हो चुका है। सारे सॉफ्टवेयर का जो समस्या थी वो ठीक हो चुकी है। कूपन भी पर्याप्त संख्या में दिए जाने लगे हैं। जो बिना कूपन के बाहर आ गए थे लोग, उनको सबका खरीद लिया गया है। आगे सबको फोन करके कि कब वो लेके आने वाला है, उसी दिन उसका नंबर लगा के उसको ले लेंगे। 25% कूपन आड़तियों को दे दिए हैं कि आप, लगता है कोई किसान ऐसा है जिसको टाइम से कूपन नहीं मिला, तो आप उसको कूपन दे सकते हैं, तो ये छूट भी उनको दे दी है। पैडी 15 लाख मीट्रिक टन अभी तक मार्केट में आ चुकी है, 11 लाख मीट्रिक टन खरीदी जा चुकी है। और इस बार मुझे लगता है कि हमारी जो प्रोक्योरमेंट है पिछले साल से कुछ कम होगी, क्योंकि पिछले साल बहुत सी प्रोक्योरमेंट बाहर के प्रदेशों से ज्यादा हुई थी। इस बार मिलर्स को कह दिया गया कि आपने हमें जो यहाँ का धान है हम जो देंगे उसी का चावल हमको बना के देना है, उधर बाहर से ला करके यहाँ फर्जी बिल से नहीं देंगे। थोड़ी नाराजगियां इस कारण से भी, हम व्यवस्थाओं सुधार रहे हैं। जब व्यवस्थाएं सुधारेंगे तो भाई जिसके ऊपर जिसका टकराव होगा हित का, वो एक बार तो कहेगा। लेकिन हम तो सुधार रहे हैं और डंके की चोट से कह रहे हैं कि सुधारेंगे। अगर पहले किसी ने नहीं सुधारी और बिल्कुल, यानी जिसको कहते हैं कि सेट द इविल्स अंडर द कारपेट, कि बुराइयों को कारपेट के नीचे धकेल दो, हम वो नहीं करेंगे। हर समस्या का समाधान ये मनोहर लाल की सरकार करेगी। हर समस्या का समाधान। समस्याएं बहुत है, अनेक हैं, एक एक चीज को हम ठीक कर रहे हैं। हमें एक अवसर पहले मिला, उसकी भूमिका बनाई। इस 5 साल के अवसर में अधिकांश चीजें, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनको घर बैठे सेवा मिलनी चाहिए, सर्विस मिलनी चाहिए। उनको कोई समस्या है वो हमारे पास भेजें, किसी को चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल, उसके घर में जाकर के उसकी समस्या का हल करेगा। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है इनकी जमीनों के लिटिगेशन। किसी का तकसीम का है, किसी का इंतकाल का है, किसी का रजिस्ट्री 2 बार, एक ही जमीन की 2 बार करा ली, भाई भाई में झगड़ा है, पड़ोसियों से झगड़ा है, कई जगह कब्जे हुए हैं, कोर्टों में पड़े हैं। लगभग 2 लाख लिटिगेशन, चाहे वो कोर्ट्स में नीचे हैं चाहे ऊपर हैं, और चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं। इसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि झगड़ा करते रहना, मर्डर हो जाते हैं जमीनों पर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका भी हम धीरे धीरे एक ही चीज को लेकर के हल निकाल रहे हैं। बाजरे की प्रोक्योरमेंट भी
61,000 मीट्रिक टन आया है। 54,000 हमने इसमें से खरीद लिया है। मूंग, मेज ये सब हो गया है। पेमेंट की थोड़ी डिले हुई है, जैसे मैंने बताया कि समस्या थी, लेकिन अभी शुरू हो गई है। धान की पेमेंट 393 करोड़ रुपया ये 9 तारीख को रिलीज हो चुकी है। 12 तारीख को ये किसानों के खाते में या आड़ती खाते में पहुंच जाएगी। बाकी अन्य फसलों की 50 करोड़ की रिलीज हो गई है। 443 करोड़ रुपया ये रिलीज हो चुकी है। इसी प्रकार से लगभग 8.5 लाख फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो सब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ये रजिस्टर किया है। इस बार ऑल टाइम हाई रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन जैसे मैंने बताया अभी 46 लाख एकड़ का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। बाकी अभी शेष है, क्योंकि जैसे गन्ना है, गन्ने का रजिस्ट्रेशन अभी लोग नहीं कराते हैं, हमें जरूरत भी नहीं अभी। ऐसे खाली जमीन पड़ी है उसका नहीं कराते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि अगले सालों में 70 के 70 लाख का कोई इसकी किसान की जरूरत है नहीं है, हमारी जरूरत है नहीं है, लेकिन पता रहना चाहिए कहाँ क्या बोया हुआ है ताकि कोई गफलत ना हो। बैंकों के झगड़े बहुत हो जाते हैं किसानों के, फसल कोई वही है, लिखवा कुछ और दी, और फिर जब कल को कोई नुकसान हो गया, बीमे के क्लेम होते हैं, तो फिर वो झगड़े पड़ते हैं। मोदी जी आपका तो क्लेम रुक गया, क्यों? क्योंकि आपने वहां कुछ और लिखा रखा है, फसल कोई और है। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सब उसको हल करेंगे। पहली बार मूंगफली की प्रोक्योरमेंट हम शुरू कर रहे हैं। 3 जिलों में ये होती है, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार। आज तक कभी नहीं की। बाजार में इसका रेट 4600 से 5,000 रुपए तक है, और एमएसपी जो है इसका 5,275 रुपए है। तो ये भले ही थोड़ी होती है, लेकिन हम इसको करेंगे। कपास लोग ज्यादा बो रहे हैं इस बार, क्योंकि मेरी फसल मेरा पानी मेरी विरासत, ये जो योजना हमने शुरू की थी कि जहाँ पानी बहुत नीचे चला गया, वहां पर लोगों ने धान छोड़ करके इस बार कपास ज्यादा बोई है। ध्यान में आया कि हमारी जो जिनिंग मिल्स हैं वो आधी से ज्यादा बंद पड़ी हैं, क्योंकि आउटडेटेड हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी थी। उसको अगर वो नई टेक्नोलॉजी में बदलना चाहेंगे तो सरकार उसमें सहायता करेगी, ताकि हम अपनी जिनिंग मिल्स को चलवा सकें। और जिनिंग मिल ज्यादा चलने लग गई तो कपास भी लोग ज्यादा बोएंगे, अच्छी कैश क्रॉप है, फसल अच्छी है। तो इस प्रकार से तो मेरा इसमें कुल मिलाकर के कहना यह है कि किसान के हित में जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हमारी जो गठबंधन की सरकार या केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जितने किए हैं, इतने पिछले आदेश आजाद हुआ तब तक नहीं हुए, तब से कभी नहीं हुए। अब वो इतने हो रहे हैं, लेकिन जिनको तकलीफ हो रही है उनके, क्योंकि उनकी पेटी में कुछ है नहीं, खाली हो गई पेटी, तो उनको कोई ना कोई विषय मुद्दा जो है उठा करके, अभी एक ऐसा मुद्दा उठाया उन्होंने, वास्तव में इसकी बहुत किसानों को तो समझ भी नहीं है ये है क्या, लेकिन चूंकि जैसे होता है लग जाओ भी लग जाओ, लग जाओ भी लग जाओ, तो वो लग गए। 10-15 दिन उन्होंने सब किया है। आज किसान जो है उनको समझ चुका है। अब हमने भी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के नाते से हमने किसानों की बड़ी बड़ी रैलियां की हैं। कल आपके यहाँ भी ट्रैक्टर रैली थी, कोई उसमें उत्साह में कमी तो नहीं थी, और वो जवाब था उनके लिए। अब वो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, और किसान को हर प्रकार का लाभ ये उनको मिलेगा। फिर भी हम किसान की जो जागरूकता है वो और बढ़ाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, सरकार के नाते भी, पार्टियों के नाते भी, दोनों पार्टियां लगेंगी, सब उनको समझाएंगे। अभी हमने प्रगतिशील किसानों का एक सेमिनार किया है, उसके लिए आह्वान किया है कि आप जो बढ़िया फसल उगाते हैं मल्टीप्लाई करिए अपने आप को। अभी लगभग 500 प्रगतिशील किसान हैं। हमने योजना बना करके उनको प्रोत्साहन देने की बात की है कि हर किसान अपने जैसे 10-10 किसान बनाए एक साल में। 500 के साल 2 साल में 5,000 होंगे, आगे 2 साल के अंदर 5,000 के 50,000 होंगे। मल्टीप्लाई करते करते 50,000 अगर चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो 5 लाख तक जाएंगे। तो हर किसान को अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छी मार्केटिंग और विविधीकरण के नाते से कौन सी फसल जिसमें ज्यादा आमदन हो सकती है, इस ओर आगे बढ़ने का बहुत अवसर है, उसको हम कर रहे हैं। कांग्रेस का जहां तक हाल है, ये कोई भी ऐसा विषय आता है जो इनके बस का कभी था नहीं, मोदी जी हिम्मत करके उसको जो आगे करना शुरू करते हैं, तो इनका स्वभाव है एक भय दिखाना। जैसे भूत प्रेत का भय होता है ना,
कि भूत आ जाएगा, हुआ आ जाएगा। 370 खत्म करने की बात जब की थी केंद्र सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि अगर 370 खत्म कर देंगे तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। 1 साल हो गया, कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में? सब शांति से रह रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा शांति है। अब उनको पता है कि अगर कहीं गड़बड़ की और मोदी जी की आंख पड़ गई तो गड़बड़ करने वालों की शामत है। पाकिस्तान जितनी हरकतें करता था उसके खिलाफ कोई एक्शन भी लेना होता था तो कांग्रेस अपने समय में डरती थी, क्या कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा कुछ ज्यादा हमने कर दिया तो कहीं दुनिया के बाकी देश उसकी सहायता करके कहीं परमाणु युद्ध ना शुरू हो जाए और हमारे ऊपर एटम बम न डाल दें। मोदी जी ने बालाकोट में ठोक दिया। चाइना के भी जो 20-22 लोग हमारे शहीद हुए, बदले में 50 मारे उनके। आज चाइना को भी आंखों में आंखें डाल के देखने वाला कोई आदमी है तो नरेंद्र मोदी है। जो होगा होगा, लेकिन हिम्मत से डट करके अपने देश की रक्षा सुरक्षा करना, इन्होंने हमेशा डर दिखाया, भय दिखाया। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA क्या कहते थे कि अगर ये लागू हो गया तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। किसी एक मुसलमान का बाल बाका हुआ? धरने इन्होंने दिए, सब षड्यंत्र के रूप में। बाहरी धन ये इनके पास आता रहा है। चाइना के साथ साठ-गांठ इनकी ध्यान में आ गई। कैसे कैसे MOU उन्होंने उस समय किए, सब ध्यान में आ रहे हैं। और कई बार चीजों को कैसे खराब किया जाता है, उसके लिए थोड़ा कोई विषय इनको मिल जाए उसको बवाल खड़ा करते हैं। हाथरस की घटना, बवाल खड़ा कर दिया, निकला क्या? षड्यंत्र। बाहरी विदेशी जगह से षड्यंत्र जारी किए जाते हैं कि इस सरकार को कैसे अनस्टेबल करना है, कैसे वहां कोई ना कोई ऐसा भयंकर काम कर दो। लॉ एंड ऑर्डर में कोई घटना हो जाती है, होती है तो उसका सरकार का काम है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, दोषी को दंडित करना। लेकिन ये तो घटना हुई नहीं और उसी समय सरकार को भगा दो, सरकार को गिरा दो, सरकार नहीं चलने वाली है, ये गठबंधन टूटने वाला है, एक दिन चलने वाली नहीं है। इनके कहने से होना है क्या? गठबंधन जितना मजबूत पहले था उससे ज्यादा मजबूत है आज। भूल जाएं ये सब। और ये घिनौनी हरकतें यहां भी करने से बाज नहीं आते हैं। 3 दिन पहले हांसी में घटना हो गई और घटना क्या हुई, एक कार में एक व्यापारी की जिंदा मारने की और खबर छप गई। 11 लाख लूट लिए तो कार में जिंदा व्यापारी को जला दिया। निकला क्या? उसी व्यापारी का षड्यंत्र। करोड़ों रुपए का उसने अपना बीमा करा लिया और बाद में पता लगा कि एक लाश कहीं से अरेंज कर ली उसने, गाड़ी में रख दी, उस लाश को आग लगा दी। बन गया किस्सा कि व्यापारी जल के मर गया और व्यापारी मिला कहां से? छत्तीसगढ़ से। जैसी घटना हुई, चाहे वो सुरजे वाला है, चाहे वो हुड्डा है और चाहे शैलजा है, एक से एक बढ़ करके गुंडा राज, जंगल राज, ये राज, वो राज। अब कल से ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं बेचारे वो कि इसका कोई बचाव कैसे करें हम। सहानुभूति, कोई दुर्घटना हो जाए तो सुखी होनी चाहिए, लेकिन एक एक्सट्रीम पर जाकर के ऐसा भूल जाओ कि बाद में वापिस न ले सको, डूबना चाहिए इन लोगों को। तो मित्रों, कांग्रेस की ये काली करतूतें, झूठ और सच की हमारी लड़ाई, इसके अंदर सत्यता की जीत होगी। इनके झूठ कहीं भी काम नहीं करेंगे, चाहे वो देश हो, चाहे प्रदेश हो और चाहे बड़ौदा हो, कोई झूठ चलने नहीं देंगे। आज जनता सब समझ रही है। ये लोग जाति पाति की राजनीति उसका हुआ भी बनाते हैं। हम लोगों ने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की है। 5 साल पहले, 6 साल पहले एक नारा दिया था मैंने, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और लोगों ने उसको सराहा था। नाउ डेज हैव गॉन। जब पुराने समय में ये चलता था भी, हाँ ये जातियों के चौधरियों की बात, चौधर मेरी, चौधर तेरी, चौधर यहां की, चौधर वहां की, ये तो अपने घर घर में लिए बैठा चौधर। बापू बेटा दोनों हार गए लोकसभा में। जब राज्यसभा की बारी आई
तो और कोई व्यक्ति नहीं मिला इनको। एक सीट की बनती थी क्योंकि इनके 31 विधायक थे, 1/3 से ऊपर हो जाए तो एक सीट मिल जाती है हरियाणा में। पता ही था एक सीट पक्की है, लेकिन क्या हरियाणा में इनके पास और कोई ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं था जिसको राज्यसभा में भेजे? तो इनकी चौधरी इनके घर की है, जनता के लिए नहीं है। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं और जनता में जाकर के ये सब करते हैं। एक अच्छा समय आया है जब देश आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत के नाते से बहुत से बड़े पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है, उसके अलग अलग विषयों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोरोना का एक समय ऐसा आया है जिसके अंदर कुछ सेटबैक भी लगा है चीजों को। अब चूंकि वो एक विश्वव्यापी बीमारी है, इसमें से निकल करके और कैसे आगे बढ़ना, रास्ते उसी समय के हिसाब से हमको तय करने पड़ेंगे। हम तय कर रहे हैं। चुनाव भी इस कोरोना के समय का ही है, तो इस बार चुनाव के कार्यक्रम भी अलग प्रकार के होंगे। बड़ी सभाएं करने का तो परमिशन ही नहीं है। छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, दोनों पार्टियों के लोग मिलकर जाएंगे और हम 1.5 लाख लोगों को व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, लगभग 50,000 परिवारों को। इस थोड़े समय का जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें जैसे ही नामांकन हो जाएगा, नामांकन से पहले भी उसके बाद भी हम घर घर जाकर के और लोगों को बताएंगे हमने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। और आज उनके पास एक अवसर है समझने का और चीजों को आगे बढ़ाने का। हरियाणा को आगे जो भविष्य का हरियाणा हमारा है, उसको एक उज्जवल हरियाणा बनाने का हमारा संकल्प है। जैसा मैंने पहले बताया, पिछली समस्याएं उनको हल करना, आगे के रास्ते बनाना, समय के हिसाब से चलना, नेशनल और इंटरनेशनल ट्यूनिंग के साथ चलना। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। शिक्षा में लोगों को हम आगे लेके जाएंगे। कोई बालक ऐसा नहीं बचेगा जिसको अच्छी शिक्षा ना मिले। अभी पीछे हमने सुपर 100 का 1-2 इंस्टीट्यूशन हमारे रेवाड़ी और पंचकुला में चलते हैं। सुपर 100 में उन बालकों को जो गरीब परिवार होते हैं, नहीं पढ़ाई का खर्चा कर सकते, नहीं ट्यूशन लग सकते, ऐसे बालकों को हम भर्ती करते हैं गरीब परिवारों के, और उनको हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। 100 में से 23 बच्चे JEE का जो एग्जाम है उसमें पास होकर के IITs में एडमिशन ले रहे हैं। 100 में से 23। किसी इंस्टीट्यूशन का इतना बड़ा रिजल्ट नहीं आया। और बहुत सामान्य परिवार, गरीब परिवार, मजदूर के बच्चे, कोई रिक्शा चलाने वाले का, कोई ऑटो चलाने वाले का बेटा, कोई किसान का बेटा, ऐसे ऐसे। उस दिन हमने कहा कि इसी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 2 की बजाय हमने 4 कर दिए उसको। 4 सेंटर होंगे हमारे, पहले 2 थे, 2 और चलाएंगे ताकि और अच्छे बच्चे आगे बढ़े। संस्कृति मॉडल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, वो हम 100 से ऊपर बना रहे हैं। 4000 प्राइमरी स्कूल ऐसे बना रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी। छोटे बच्चों के लिए प्लेवे स्कूल बना रहे हैं। हायर एजुकेशन के बाद उनको योग्यता उनकी और आगे बढ़े, हुनर बढ़े, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ये हमने खोली है ताकि, और इसको ट्रैक करेंगे हम एक 3 साल के बाद, क्योंकि हमारे पास डाटा सब आना शुरू हो गया। बच्चे का जन्म होते ही हमारा जो मेरा परिवार पहचान जो है, PPP परिवार पहचान पत्र, उसमें ऐड हो जाता है। तो हम 3 साल से लेकर के और 15 साल तक तो स्कूलिंग के लिए, और 15 साल के ऊपर स्किलिंग और उसकी एम्प्लॉयमेंट और हायर एजुकेशन, एक एक व्यक्ति को ट्रैक करेंगे कि कौन कहां छूट गया, क्यों रह गया। उसकी योग्यता के हिसाब से उसको काम मिलना, चाहे प्राइवेट, चाहे सरकारी, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी को रहने नहीं देंगे। और फिर नौकरियां भी, जैसा हमने सिस्टम शुरू किया, योग्यता के आधार पर। आखिर सरकारी नौकरी में जितने अच्छे लोग आएंगे उतना जनता का भला होगा। अगर वहां गलत लोग पहुंच के बैठ गए तो 35 साल तक भुगतना पड़ता है। और तमाशे आपने देख ही लिए, कितनी नौकरियां किस ढंग से बनी। अब हमारे कुछ भाई हैं ये PTI बंधु, अब हमने तो कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के रद्द किया और एक ही लाइन लिखे कि आज से आप बिल्कुल कोई कर्मचारी नहीं है, आप जैसे थे वैसे हैं। मौका दे दिया कि हाँ एग्जाम दो और दोबारा आ जाओ। कुछ आ गए हैं, लेकिन अब सबके परिवार तो हो गए, परिवारों को पालन पोषण करना, उनका रोजी रोटी चले, उनका चूल्हा जलता रहे, इसके लिए हमने उनको आश्वासन दिया कि कोई ऐसी स्कीम बनाएंगे कि जिसमें से आपकी रोजी रोटी बनी रहे। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, दबाव डाल करके चीजों को मनवाना चाहते हैं। दबाव से शासन कभी नहीं चलता।
शासन सुशासन चलता है लोगों की आवश्यकताओं को देखकर, उसमें से रास्ता निकालकर। दबाव की राजनीति चल गई जितनी चलनी थी। दबाव इस सरकार पर कभी नहीं चलेगा, ना चला है ना चलेगा। हम तो अपने घर वालों का दबाव नहीं मानते, बाहर वाले तो कैसे दबाव डालेंगे उन पर। संजय जी हंस रहे हैं। ये जब सरकारी नौकरी मेरिट पर देने की बात आई, मेरी अपनी इसलिए हंस रहा हूँ, आप पे तो घर का दबाव को नहीं, हमारे पार्टी के घर वाले का मतलब पार्टी वाले तो हैं। पार्टी वाले भी घर वाले हैं, पार्टी भी घर है। मेरा तो वो घर नहीं है जैसे बाकियों का है। मेरा सारा सिस्टम है वही अपना है। पूरा प्रदेश मेरा घर है। लेकिन फिर भी मैं और नजदीकी अगर मानूं अपने, तो अपनी जो पार्टी के लोग हैं वो बहुत दबाव डालते थे कि भी अगर हमारे बच्चे वो अगर नौकरी में नहीं बढ़े तो हमारे राज्य का क्या फायदा। मैंने कहा देखो भैया, लगेंगे तो मेरिट पर, जिसको आप हमारे कहते हो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं कहता हूं जो नौकरी लग जाए आप उनको हमारे मान लेना अपने, वो आपके अपने हैं। इस प्रदेश का हर बालक, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति या नौजवान साथी वो हमारा अपना है। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इस सिस्टम को हमने, इस इलाके के भी बहुत लोग लगे होंगे। बड़ौदा विधानसभा के भी 700 से ज्यादा लोग मेरिट पर, चाहे ग्रुप डी के थे, चाहे वो क्लर्क लगे, चाहे वो इंजीनियर्स लगे, चाहे और भर्तियां हुई। 80,000 भर्तियां हमने की हैं केवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। 4,000 हमने की हैं एचपीएससी में। हमने क्या की है, कमीशन ने की है, नौकरी लेने वालों ने ली है, हमने तो कुछ दिया नहीं उनको। उनकी योग्यता थी, ले गए। और आज होड़ लगी है पढ़ाई की। उज्जवल हरियाणा, उज्जवल भविष्य, इसकी नींव रखी जा चुकी है। इसमें हर प्रदेश का हर भाग, हर वर्ग, शहर हो गांव हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, एक विषय जरूर भेदभाव का मैं बता देता हूं क्या हम करेंगे। गरीब का हक पहले, अमीर का बाद में, ये भेदभाव हम करेंगे। इसी भेदभाव के कारण से गरीब के लिए हमने 5 नंबर अलग से देने शुरू किए। परिवार में कोई नौकरी नहीं है, उसको 5 नंबर दे दो भाई। सोशो इकोनॉमी में जैसे घर में पीड़ित है, विधवा है, या जिसके फादर की डेथ हो गई, छोटा बच्चा था, फादरलेस करके, उसको भी 5 नंबर दे दिया। तो इन चीजों को बढ़ावा देना ये हमारा एक जिम्मेवारी है सरकार की, कि दलित को, पीड़ित को, पिछड़े को कैसे आगे बढ़ाओ। तो ये हमेशा रहेगा। अंत्योदय की भावना से हम काम करेंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से अब ये आह्वान करूंगा कि हरियाणा, बड़ौदा की जनता, उनको अगर लगता है कि हम लोग कुछ ठीक कर रहे हैं, हमारी बातों पर भरोसा करके आगे हम ठीक करेंगे, निश्चित रूप से उनको इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। और जो गठबंधन का कैंडिडेट है, कमल के निशान पर उनको मोहर लगा करके कैंडिडेट को जिताना चाहिए। कैंडिडेट बहुत जल्दी, जैसे हमारी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में से आपस में बैठ करके विचार करके और जल्दी जैसा तय करेंगे वैसा आपको बताएंगे। थोड़ा लंबा हो गया है, फिर भी मुझे लगा कि ये सारी बातें आपके सामने रखनी चाहिए। आपको कोई बात पूछनी हो तो बताइए। किसानों की आय दोगुनी करने का हमारा लक्ष्य है। सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है और साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी करने की बात एक बार फिर से सीएम ने यहां पर दोहराई है। प्रदेश में एमएसपी पर खरीद जारी है, ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है। कांग्रेस पर उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर
कल जो घटना घटी है हांसी में, जो व्यापारी ने अपनी साजिश रची, अपनी मौत की खुद ही साजिश रची है, उसको लेकर विपक्ष को घेरना हो, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सीएम मनोहर लाल ने यहां पर विपक्ष पर निशाना साधा है और किसानों को एक बार फिर से आश्वस्त किया है कि प्रदेश में एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। जो दुविधा किसानों को हो रही है कृषि अध्यादेशों से, उनमें जो एमएसपी का मुद्दा है उसको लेकर फिर से आश्वस्त यहां पर किया गया है सीएम की तरफ से। हाथरस की घटना भी षड्यंत्र निकला है। देखिए, सीएम मनोहर लाल ने यहां पर, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे हांसी में व्यापारी की हत्या हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। व्यापारी जिंदा निकला, ये कहना है सीएम का, और कांग्रेस ने भी इस पर खूब राजनीति की है। कांग्रेस पर वो काफी हमलावर दिखाई दिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कांग्रेस पर तमाम तरह के निशाना यहां पर साधा है और साथ ही कहा है कि नया विधायक चुनने तक मैं ही बड़ौदा का विधायक हूं, जनता को हम बताएंगे यहां का विधायक कैसा हो, ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। बड़ौदा में 4 साल के लिए काम कराने वाला विधायक हो, सरकार ने आउट ऑफ वे जाकर काम नहीं करवाया। मक्का की भी एमएसपी पर खरीद की जाएगी। बड़ी खबर के साथ करेंगे, सोनीपत से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज उम्मीदवार के चयन को लेकर बैठक में महामंथन होगा। आपको बता दें कि नामों का एक पैनल तैयार करके केंद्र को भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। ओपी धनखड़, कृष्णलाल पाल गुर्जर, रतनलाल कटारिया रहेंगे मौजूद, रामविलास शर्मा, सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु भी रहेंगे मौजूद, चौधरी वीरेंद्र सिंह समेत चुनाव समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में मिलकर लड़ने की पर भी फैसला हुआ है बीजेपी जेजेपी की तरफ से। उम्मीदवार गठबंधन का होगा और पार्टी सिंबल जो है वो बीजेपी का रहेगा। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी और ओपी धनखड़, कृष्णपाल गुर्जर, रतनलाल कटारिया इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बड़ौदा उपचुनाव का रण चूंकि सज चुका है और तमाम पार्टियां अपनी फॉर्म में आ चुकी हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी जेजेपी पहले ही साफ कर चुके थे कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में पार्टी सिंबल पर, बीजेपी की पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। उम्मीदवार दोनों का होगा, नामों का एक पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में और वो पैनल जो है वो केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र से जब मुहर लगेगी उसके बाद यहां पर ऐलान होगा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तरफ से बड़ौदा उपचुनाव में कौन उम्मीदवार उतारा जाएगा। तो उम्मीदवार के चयन को लेकर इस बैठक में महामंथन होगा। बड़ौदा उपचुनाव में नामों का एक पैनल तैयार करके केंद्र को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है और वहीं बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। आज सोनीपत में हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आयोजित होगी जिसमें उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए सोनीपत पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव को बीजेपी और जेजेपी गठबंधन मिलकर लड़ेगा। पार्टी सिंबल बीजेपी का होगा। उन्होंने कहा कि हल्के में ज्यादातर कांग्रेस के ही विधायक बने हैं। हम चुनाव में 54 साल का हिसाब मांगेंगे और साथ ही हम 4 साल का विजन बताएंगे। मैंने हल्का वासियों से कहा था कि जब तक नया विधायक नहीं मिलता है तब तक मुझे विधायक समझें। कई विकास के कई कामों की घोषणा यहां पर की है। हम जनता को बताएंगे कि आपको काम करवाने वाला विधायक चाहिए या फिर निष्क्रिय। पिछले 6 सालों में सरकार ने 650 करोड़ रुपए यहां पर लगाए। ये चुनावी जुमला बोल रहे हैं। बिजली, नहरी, सड़कों के काम हमने किए हैं और इन लोगों ने बिल्डिंग बनाकर छोड़ दी, कॉलेज हमने छोड़ दिए। और वहीं हुड्डा ने इसे अपना हल्का बताया। किलोई जैसे काम यहां पर क्यों नहीं करवाए गए। हम अच्छे एमएसपी पर बाजरा खरीद रहे हैं। हमें तो राजस्थान का रोकना पड़ रहा है। हरियाणा में 2150 के हिसाब से बाजरा खरीद रहे हैं। हम किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फिर से लिंक करने का मौका देंगे और पंजाब राजस्थान का माल हमारे यहाँ पर नहीं लेंगे। हम हरियाणा की जमीन की मैपिंग और ट्रैकिंग करवाएंगे। हर फसल का ब्यौरा होगा। फसल को सीधे खेत में खरीदेंगे और व्यवस्था सुधर रही है। हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा और ये बात कल हमने दोनों पार्टियों की मीटिंग करके की है
विधायक ने इतने समय तक आज तक यहाँ की चिंता नहीं की, तो उसके बाद जब मैंने घोषित किया कि मैं तब तक यहाँ का विधायक हूं जब तक नया नहीं चुना जाता, तो ये काम कराना हमारा फर्ज है, हमने कराया है। और निश्चित रूप से जनता को ये हम बताएंगे भी, ये मैसेज भी देंगे कि यहाँ का विधायक कैसा होना चाहिए, आपको काम कराने वाला चाहिए या निष्क्रिय चाहिए। अगर आपको काम कराने वाला विधायक चाहिए तो 4 साल में आप उसकी पहचान करके ऐसा ही विधायक चुने जो आपके कामों को इस गति से करा सके। और हमने कोई आउट ऑफ वे जा करके बड़े काम करा दिए, ऐसा नहीं है। हमने यहां जो पहले काम नहीं हो रहे थे उन कामों को ही कराया। ये लोग करते विकास का काम, तो हमको फिर अचानक ये जरूरत नहीं पड़ती। आखिर चाहे उसको कह रहे हैं चुनावी जुमला है, इस चुनावी जुमले को इनको मौका किसी ने दिया? इन्होंने ही दिया ना। आखिर यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिजली के सारे जितने लोगों के काम थे वो हमने पूरे किए, नहरी जितने काम थे वो हमने पूरे किए। यहाँ के 2-2 कॉलेज हमने खोलने की घोषणा की है, या हमने कॉलेज की बात की है, या हमने हैफेड की राइस मिल लगाने की बात की है, या हमने IMT की बात की है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। अगर ये सारे काम इस समय वो करा देते, वो तो चीजों को घुमाते रहे, बिल्डिंग बना करके और छोड़ दी। भैंसवाल कला की बिल्डिंग जिसमें कॉलेज हमने घोषणा की, हो तो पहले से बनी हुई है, तो कॉलेज चलाने में क्या दिक्कत थी उनको? तो कितने ही कामों को अधूरा छोड़ा हुआ उन्होंने। इस इलाके में केवल वो एक ही बात कहते रहे कि ये मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, बड़ौदा और कलोई ये तो 2 आंखें हैं बराबर की। अरे 2 बराबर की आंखें हैं तो एक से ज्यादा देखना और दूसरे पर चस्पा लगा देना, ये किसने कहा था? कलोई जैसे काम यहां भी तो कर लेते। तो इसलिए जब ये सारा विषय आया तो हमने इन कामों की ओर ध्यान दिया है। अब यहां चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, सड़कें हो, IMT हो, जितने काम शुरू हो गए हैं वो तो पूरे होंगे। लेकिन अपने को पता है कि चुनाव जब तक संपन्न नहीं होता तब तक नए काम का कोई टेंडर तो संभव नहीं है, वो उसके तुरंत बाद होंगे। और हम, क्योंकि हमारा 6 साल का जो रिकॉर्ड है, हमने जो कहा है वो किया है, जो नहीं कर सकते वो कभी नहीं किया। कहा नया हाईवे जो कुंडली से शुरू होगा और अमृतसर तक एक्सप्रेस हाईवे वो निकलने वाला है, उसकी अलाइनमेंट भी कमोबेश इसी इलाके से होकर निकलने वाली है। हाँ, यहाँ से जींद से आगे नरवाना के पास से होते हुए और सीधा अमृतसर जाकर के वो मिलने वाला है। अमृतसर से जम्मू है। उस हाईवे के बनने के बाद जो लोग जम्मू जाते हैं, आज जिनको 12 घंटे 13 घंटे लगते हैं, वो 8 घंटे में जम्मू पहुंचने की स्थिति उनकी बनेगी। तो हमेशा एक हवा दिखाने वाली पार्टी रही है कि जैसे अभी किसानों को के 3 जो बिल बन गए हैं, ये आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, मंडियां खत्म हो जाएंगी, MSP खत्म हो जाएगा, आपके फसल को लूट लेंगे। ये लुटियन में रहने वाले लूट के अलावा बात ही नहीं करते हैं। इनको जमीनी हकीकत पता नहीं है। जिस MSP के हटाने की उन्होंने बात की, अभी लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट, ये सब उसी MSP पर हो रही है और इनकी सरकारों से अच्छी हो रही है। हमें तो बल्कि एक और मेहनत करनी पड़ रही है कि राजस्थान के बाजरे का व्यापारी या किसान वहां से हमारे यहाँ बाजरा ना लेकर के आ सके। उसका कारण वहां वो 1300 रुपए में आज भी बिक रहा है। अब 1300 रुपए बाजरा आज भी बिक रहा है। हम 2150 रुपए बाजरा हम खरीद रहे हैं और अपने हरियाणा के किसान को कहा है 1-1 दाना बाजरे का हम खरीदेंगे। क्या पंजाब में और राजस्थान में ये खरीद नहीं सकते क्या?
और मैं दिल्ली पहुंचे विधायक महिपाल ढांडा ने प्रशासनिक सचिव के मंगलवार और बुधवार को विधायकों से मुलाकात करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का स्वागत योग्य फैसला है। कोई भी विधायक फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और पलवल जिलों से चलकर जब विधायक अधिकारी के पास काम करने के लिए जाता है और अगर कोई अधिकारी बैठा ना मिले तो जिन लोगों के काम को लेकर विधायक जाते हैं उनके काम अटक जाते हैं। मैंने और कई विधायकों ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि आप एक बार अधिकारियों को निर्देश दें कि विधायकों से निश्चित दिन मुलाकात करें। उन्होंने कृषि कानूनों के मुद्दे पर भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा एक ढकोसला था। राहुल गांधी और कांग्रेसियों का खेत से कोई संबंध नहीं और कांग्रेस ने इसे कानून को लागू नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने कर दिखाया। राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा ये तो एक ढकोसला था। राहुल गांधी का और खेत से क्या संबंध, कांग्रेसियों का और खेत से क्या संबंध? भाई एक बात बताइए, राहुल गांधी जी वहाँ पे आए, क्या उन्होंने ये कहा क्या कि जिस कानून को हम लोग बनाने वाले थे वही कानून बीजेपी लेके आई है? उन्होंने बोला क्या? कहीं भी नहीं बोला उन लोगों ने। अगर वो उस कानून को लागू कर देते तो था ठीक, और अगर हमने उस कानून को लागू कर दिया तो हो गया गलत। उन लोगों का खेती बाड़ी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। वहाँ पर तनाव पैदा करने वाली मशीन का नाम राहुल गांधी हो गया है। और ये जो आपने कहा कि भाई आप लोगों ने भी, जो बीजेपी ने भी ट्रैक्टर रैली निकाली, हाँ बिल्कुल, हम किसानों के पक्ष की बात रखने वाले लोग हैं। या कांग्रेस के झूठे लोग, बेईमान लोग, बदमाश और चोर लोग हैं, ये बार बार उल्टी बात करके जो उकसाने का काम कर रहे हैं, इसकी आवेज में हम लोगों ने ये कहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल सीधे तौर पे कहा कि हम लोग किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों को समझाएंगे कि सारे कानून किसानों के पक्ष के कानून हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अगर किसानों को लगता है कि भी इस चीज़ से किसी भी प्रकार के नुकसान की संभावना है तो आए, बैठे, बात करें। इसमें कभी अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी तो उसके लिए हम सारे के सारे, हम किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बालक हैं, हम लोग उसमें मदद करेंगे। ढांडा को आप सुन रहे थे। सीएम के फैसले को उन्होंने यहां पर सराहा है और साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी की जो अभी खेती बचाओ यात्रा हुई है उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा कि केवल एक ढकोसला था। राहुल और कांग्रेसियों का खेती से कोई संबंध नहीं है और साथ ही साथ सीएम के फैसले की उन्होंने सराहना किया है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल पहुंचकर किसानों के समर्थन की बात कही। बीजेपी और जेजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो चौथा कानून चाहते हैं जिसमें एमएसपी किसानों की फसल के लिए निर्धारित की जाए। बीजेपी की धन्यवाद रैली को लेकर हुड्डा ने कहा कि किसानों को क्या मिल गया जिसको दिखाने के लिए बीजेपी रैली कर रही है। किसानों की एमएसपी तो मिल नहीं रही है और क्या मिलेगा। वहीं जेजेपी पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि चुनावों के वक्त किसी के नाम पर मांगे और सपोर्ट किसी और को दिया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हुड्डा ने कहा कि तैयारी पूरी है, जल्द उम्मीदवार का नाम तय होगा। किसानों को समर्थन है, हम नहीं करें किसानों को समर्थन, क्योंकि जिनकी मांग वाजिब है एमएसपी मिलना चाहिए। जैसा मैंने 2007 में कर दिया था, एपीएमसी में एक्ट में अमेंडमेंट ला के 2007 में प्रावधान ये कर दिया था कि जो मंडी से बाहर खरीद होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, वो एमएसपी से कम नहीं होगा जी, और जिसकी एमएसपी नहीं है मार्केट रेट से कम नहीं होगा। तो अब ये हमारी मांग यही है कि ये चौथा कानून लेके आएँ और उसमें एमएसपी का प्रावधान करें, और जो एमएसपी से कम दे, कोई कॉरपोरेट हो कोई हो, उसमें सजा का। और वहीं करनाल में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि विभाग गंभीर है और इसके तहत गेहूं की सीधी बिजाई के लिए कृषि विभाग किसानों को 15 हैप्पी सीडर मशीन मुहैया करवा रहा है। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कृषि कार्यालय के सभी खंडों के लिए 2-2 मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसान गेहूं की बिजाई के लिए हैप्पी सीडर मशीनें फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। धान का कटोरा कहा जाने वाला करनाल वर्षों से धान उत्पादन का प्रमुख जिला है। इसको देखते हुए प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने करनाल को सर्वाधिक 15 हैप्पी सीडर उपलब्ध करवाए हैं। उन्हें प्रयोग में लेने के लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मशीन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी। पिछले साल विभाग ने हैप्पी सीडर मशीनें 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से उपलब्ध करवाई थी। साल 2018-19 में
कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए खरीदी जाने वाली मशीनों में हैप्पी सीडर को मैंडेटरी किया गया था, ताकि किसान फसल अवशेषों को मिट्टी में मिला देने का तरीका अपना सके। 1,72,000 हेक्टेयर में रबी फसल की बिजाई होगी। इस बार 1,72,000 हेक्टेयर में रबी फसलों की बिजाई का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सुविधा से किसान अपना ट्रैक्टर लेकर मशीन प्राप्त करके उसे खेत में ले जाकर गेहूं की सीधी बिजाई करने में सक्षम होंगे। उन्नत किस्म की हैप्पी सीडर मशीन 1 घंटे में 1 एकड़ में बिजाई करती है। 15 हैप्पी सीडर यहाँ हरी झंडी दिखा करके रवाना किए हैं। ये हैप्पी सीडर्स किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे किसान अपना ट्रैक्टर ला करके और उन हैप्पी सीडर्स को साथ ले जा सकता है। ये जो इंसिटू मैनेजमेंट है हमारा पराली प्रबंधन का, उसका एक अच्छा तरीका है। हैप्पी सीडर जो है वो पराली के साथ साथ ही जो अगली फसल है उसकी बिजाई करने में सक्षम है और इसलिए जो खाने हैं उनमें आग लगाने की प्रथा को बिल्कुल रोका जा सकता है। उपायुक्त ने जिले के किसानों से फसल अवशेष न जलाने की अपील की है। उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है और आज के समय की मांग भी है। मेरी सभी किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि जिन जिन के पास ये एग्रीकल्चर मशीनरी उपलब्ध नहीं है वो ब्लॉक ऑफिसर्स से आकर के अपना ट्रैक्टर ला करके और हैप्पी सीडर साथ ले जा सकते हैं और पराली को जो है पूरी तरह से पराली के साथ ही ये बिजाई करेगा। किसी भी सूरत में हमें पराली नहीं जलानी है। पराली के साथ साथ जो तरीके इंस्टीट्यूट और एक्सटीट्यूट पराली मैनेजमेंट के वो हमने अपनाने। सहायक कृषि अभियंता जगदीश मलिक ने हैप्पी सीडर के प्रयोग को लेकर किसानों को सलाह दी है कि वो इसे गीले खेत में ना चलाएं। खेत यदि गीला है तो कम से कम 1 सप्ताह बाद उसमें मशीन से गेहूं की बिजाई करें। इससे मशीन भी ठीक से काम करेगी और बिजाई भी अच्छी होगी। केसी आर्या, इंडिया न्यूज, हरियाणा।